नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये इंडियन बाइसन्स है, ये है कोया ट्राइब्स यानी कोया जनजाति के लोग हैं। ये इंडियन बाइसन्स का जो हार्न्स होता है यानी कि जो सींग्स होता है, इसका इस्तेमाल करते थे बांसुरी बनाने के लिए और बांसुरी बजाने के लिए। अभी इन्होंने इसके संरक्षण के लिए, इंडियन बाइसन्स के संरक्षण के लिए इन्होंने पर्यावरण अनुकूल प्रथा को अपना लिया है। यानी कि जो जिस हार्न से ये लोग सींग बजा मतलब बांसुरी बजाते थे, इसको ये लोग बदल दिए हैं। बदलने के बाद जो ताड़ का वृक्ष होता है, उसकी जो पत्ती होती हैं, उस पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बांसुरी बजाने के लिए। तो ये था इनके बारे में। आइए कोया ट्राइब्स के बारे में भी जान लेते हैं एक बार सब। जिसको बजाते थे, जो बाइसन के सींग्स का जो हार्न्स बजाते थे, उसको पारंपरिक तौर पर जो कोया जनजाति के लोग हैं उसे परमा कोर्स कहते थे। परमा कोर्स का मतलब होता है एक पारंपरिक बांसुरी जो मूल रूप से जो इंडियन बाइसन्स होते हैं उनके सींगों से बनाई जाती थी। पर्यावरण कारणों से वजह से उनके संरक्षण को लेकर अब इसे चेंज कर दिया गया है। किससे चेंज किया गया है? जो ताड़ का वृक्ष है उससे। आइए ये जानते हैं कि ये जनजाति कहाँ पर मिलती है। जो कोया जनजाति है ये पाई जाती हैं जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश का है। पहाड़ी इलाका है, पापीकोंडा रेंज है, वहीं पर ये लोग रहते हैं। इसीलिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर बनाया गया है। इसका नाम भी, जो पापीकोंडा हिल्स रेंज है, इसका नाम भी बाइसन हिल्स है। इसलिए बाइसन हिल रखा गया है ताकि जो बाइसन की जो वहाँ पर संख्या है वो अधिक मात्रा में मिलती है। ताइए इस ट्राइब के बारे में जानते हैं जो कोया जनजाति के लोग हैं। कोया जनजाति ये तेलंगाना की सबसे बड़ी आबादी है, ध्यान रखिएगा। जो तेलंगाना है उसकी सबसे बड़ी आबादी है जो कोया जनजाति है, और आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। ये तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तेलुगु भाषा बोलते हैं, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। सबसे ज़्यादा इनकी आबादी कहाँ है? तेलंगाना में है। फिर उसके बाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आत्म पहचान की पहचान क्या है? ये खुद आमतौर पर अपने आप को दोराला सत्तम कहते हैं। दोराला सत्तम यानी लाट समूह, मतलब जो मालिक होते हैं, मुखिया होते हैं, उस ग्रुप के अपने आप को बताते हैं। पुट्टा डोरा बोलते हैं, यानी कि जो मुखिया होते हैं, मालिक होते हैं, उन्हीं के मूल यानी वंशज से होते हैं, अपने आप को ये कहते हैं। ये मिलते कहाँ हैं? इनकी आवास कहाँ है? जो गोदावरी नदी है और यहाँ पर एक सबरी नदी है। गोदावरी नदी के पास से गुजरती सबरी नदी, इसका जो बेसिन एरिया है यहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो आइए गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और नासिक जिले के अंतर्गत जो यहाँ पर एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर टेम्पल है, इसी के पास से गुजरती है। ये कहाँ पर गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में फ्लो करती है, गिरती है। जो गोदावरी रिवर है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा, ये भी निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है पश्चिमी घाट से। फिर उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कर्नाटक के अंदर। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट से, फिर ये भी बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये लोग भाषा तेलुगु का इस्तेमाल करते। त्योहारों के बारे में इनकी कुछ जान जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये है आंध्र प्रदेश का मैप है। आंध्र प्रदेश के अंतर ये है पापीकोंडा, जो पर्वतीय श्रृंखला है, ये यहाँ पर स्थित है। यहीं पर पर्वतीय श्रृंखला है, यहीं पर नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर ये ट्राइब्स जो डोमिनेंस करती है, यानी कि डोमिनेंस रूप से यहाँ पर रहती है। इनके कुछ प्रमुख त्यौहार है, जिसका नाम है विज्जी पंडूम। दूसरा त्यौहार है जिसका नाम है कोंडाला कोलपूस। जो बिज्जू पंडूम है, इसमें बीजों को आकर्षित करने के लिए त्यौहार को सेलिब्रेट्स करते हैं। दूसरा जो इनका त्यौहार है कोंडाला कोलपूस, ये जो पहाड़ी इनके देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए इस त्यौहार को सेलिब्रेट्स करते हैं। पारंपरिक नृत्य, ये परमाकोको अट्टा नाम से नृत्य यानी कि डांस इनके द्वारा किया जाता है। जो बाइसन का सींग होता है, हार्न्स यानी सींग होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी को लेकर डांस करते हैं। उस डांस को ये लोग बोलते हैं परमाकोको अट्टा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHRS। हाल ही में ये अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए चर्चा में आ गया है। इसके बारे में जानते हैं। जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी पहले जो तिथि है इस्टेब्लिश करने की 10 दिसंबर 1948 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य यही है
उद्देश्य है कि दुनिया भर में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के जो अधिकार है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसको गारंटी देने के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करता है। कौन? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसकी प्रमुख अगर विशेषताओं की बात किया जाए, इस प्रमुख विशेषताओं में इनके जो मानवाधिकार है उसकी सार्वभौमिक घोषणा करता है, उसे घोषित करता है कि मानवाधिकार का अगर किसी तरीके से हनन होता है तो ये संस्था उसको संज्ञान में लेती है। और भी अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो 30 लेख इस पर लिखे गए हैं मौलिक अधिकार से स्वतंत्रता को लेकर। इसमें अगर इसके प्रारूप समिति की बात करें तो एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में इसकी प्रारूप समिति गठित की गई थी। इसमें लगभग 8 देशों के सदस्य थे, 8 देशों के सदस्य शामिल थे ताकि इसके अंदर से जो डाइवर्सिटी है यानी विविधता है वो लाया जा सके। इसमें भारत सहित लगभग 50 से अधिक राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र देशों के मसौदे तैयार करने में योगदान देते हैं। और उपलब्धि इसकी क्या है? 70 से अधिक वैश्विक और क्षेत्रीय मानवाधिकार संधियों के लिए प्रेरणादायक है, मतलब इतने उसको फॉलो करते हैं। दुनिया भर में उपनिवेशवाद की मुक्ति, यानी दुनिया भर में जो उपनिवेशवाद यानी कि इंग्लिश जो ब्रिटिश का जो गुलाम थे देश, उनको आज़ादी मिली। जो रंग विरोधी भावना थी उससे भी निजात लोगों को, उससे भी छुटकारा मिला। इसके लिए चैलेंज क्या है? क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तो इससे लोग ज्वाइन रह सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्योंकि इजराइल, हमास, रूस, यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, म्यांमार और सूडान में जो आंतरिक संघर्षों में चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये सब इसके लिए चैलेंज है। भारत के अगर कंट्रीब्यूशन योगदान की बात किया जाए तो जो हंसा मेहता है, हंसा मेहता कौन है? हंसा मेहता जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उसकी सदस्य भी रह चुकी है। उन्होंने जो इसका अनुच्छेद है UDHR का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें लिखा गया है जो सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, ये उन्हीं का योगदान है। जो हंसा मेहता है भारत का, वो कंट्रीब्यूट इसमें की थी। आगे बढ़े, कावेरी बेसिन के बारे में दिया है। पहले कावेरी बेसिन को देख लेते हैं, फिर ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये कावेरी नदी है, यहाँ देखिए ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी अभी इसके बारे में बताया कहाँ से निकलती है, कहाँ फ्लो करती है। ये कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी नदी, कर्नाटक की नहीं, ये नदी है किसकी? साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और उसके बाद तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है, तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। इसके बैकग्राउंड्स के बारे में देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया गया था भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा कि कावेरी जो बेसिन है उसमें 1965 से 16 के बीच में, 1965 से 2016 के बीच में लगभग 12,850 वर्ग किलोमीटर तक की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका डिग्रेड हुआ है, उसका नुकसान हुआ है। इसमें लगभग 3/4 गिरावट, 3/4 जो इसका नुकसान या गिरावट है अकेले कर्नाटक में देखने को मिला है। कर्नाटक में जो वन क्षेत्र का लगभग क्षेत्र एरिया है वो 20% तक है कर्नाटक के अंतर्गत। प्राकृतिक वनस्पति आवरण में भी 46% की कमी देखने को मिला है। जो सघन वनस्पति होती है यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में कितने वन वृक्ष लगे हुए हैं उसमें 35% का कमी। और जो निम्नलिखित वनस्पति है, जो छोटे छोटे वनस्पतियां होते हैं, उसमें भी 63% की कमी देखने को मिला है, इसलिए चर्चा में आ गया है। आइए कावेरी नदी के बारे में एक बार और भी जान लेते हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ी नदी है। तमिलनाडु में इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में से निकलती है, कर्नाटक से ये पश्चिमी घाट है ना जो कर्नाटक का, वहाँ से ब्रह्मगिरी जो रेंज है वहाँ से निकलती है और उसके बाद फ्लो कहाँ पर करती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसके किनारे सहायक नदियाँ भी हैं कुछ, जो इसके बाएं तरफ से किनारे नदियाँ है। अर्कावती है, हेमावती है, देखिए यहाँ पर हेमावती है और सिमसा है और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अर्कावती है, ये इसकी सहायक नदी है। और जो राइट ट्रिब्यूटरी है काबिनी है और फिर उसके बाद भवानी है, नोएल्स है और फिर उसके बाद अमरावती है। ये दाहिने तरफ से इसकी सहायक नदियाँ है किसकी? कावेरी नदी की है। तो इससे संबंधित तो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बोलते हैं, ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ फ्लो करती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता रहता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड्स के बारे में दिया है। ये ऑपरेशन है किसका? इंटरपोल का ऑपरेशन है। सबसे पहले जानते हैं कि जो इंटरपोल है ये है क्या। जो इंटरपोल है ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है। इसका काम क्या है? इसमें लगभग भारत सहित, भारत भी इसका सदस्य है,
भारत सहित लगभग 195 देश इसके सदस्य है। जो बार बार कोई भी घटना घटती है इंटरपोल अपना सूचना देता है। तो इंटरपोल की सूचना के अनुसार से विश्व में किसी भी देश के खिलाफ अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होता है या क्राइम से संबंधित कोई भी घटना होती है या मानव तस्करी से संबंधित कोई भी धोखाधड़ी होती है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है इंटरपोल्स के द्वारा जो भी देश इससे जुड़े होते हैं, जो जिस देश की जो स्पेशल एजेंसियाँ इससे जुड़ी होती है उसको ये प्रोवाइड्स कराते रहते हैं। मानव तस्करी से पीड़ित साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें बताया गया था जो स्टार्म मेकर सेकंड ऑपरेशन चलाया गया, इसमें बताया जा रहा है कि जो मानव तस्करी, अच्छा ये मानव तस्करी होता क्या है? मानव तस्करी जैसे कि बच्चियों हो गया, लड़कियों को अपहरण किया जाता है, अपहरण करने के लिए उनको वेश्यावृत्ति में बेच दिया जाता है, या बच्चों को लड़कों का भी अपहरण कर दिया जाता है। उनको क्या करते हैं ये लोग, जैसे आँख फोड़ देते हैं, भीख मंगवाने का काम करते हैं, या कभी इनका आर्गन्स निकाल कर बेचने के लिए काम करते हैं। तो ये इस प्रकार से मानव तस्करी होते हैं। अवैध रूप से जो बच्चा चोरी होता है उस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग पहले से ही पीड़ित थे मानव तस्करी का, अब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग साइबर्स के लिए। ये साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक से होता है मतलब कि कंप्यूटर्स को हैक करने का काम करते हैं। हैक करेंगे, हैक करने के बाद जब उसे ओपन करने के लिए कुछ शुल्क लगा दिया जाता है कि आप इतना शुल्क दो, तभी आपका जो की है मिल पाएगा, तभी आप अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। तो ये था यहीं पर मानव तस्करी, पासपोर्ट, जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार, धोखाधड़ी और यौन शोषण, जितने भी विभिन्न आरोप हैं उसमें सभी लगभग 281 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके द्वारा इंटरपोल द्वारा सजेशन किया गया, मतलब कि इसको बताया गया था भारत की जो प्रवर्तन एजेंसी है इन सब लेकर भारत में इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, बन्नी घास के मैदान के बारे में दिया है, बन्नी ग्रास लैंड्स। सबसे पहले तो इसको एरिया के देखते हैं। ये गुजरात का कच्छ जिला है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है बन्नी घास का मैदान। इसकी क्वालिटी क्या है, अभी ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा अभी मंजूरी दी गई है, जो चीता है, जो टाइगर्स है, उसके जो प्रजनन केंद्र है वहाँ पर स्थापित हो रहा है बन्नी घास लैंड में। यानी जो बन्नी ग्रास लैंड यानी बन्नी घास का मैदान है वहाँ पर उसका प्रजनन केंद्र स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, इसलिए चर्चा में आ गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानें। अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान इसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है। लगभग 2618 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, बन्नी घास का मैदान कई बार क्वेश्चन पूछा है कहाँ से संबंधित है। गुजरात के जितने भी चारागाह हैं, गुजरात राज्य के जितने भी चारागाह हैं उसका 45% अकेले जो चारागाह है वो बन्नी घास लैंड ही है। बन्नी की भूमि हजारों वर्षों से सिंधु और अन्य नदियों द्वारा जमाई गई तलछट से बनी हुई है, इसका गठन हुआ है। बन्नी में 2 पारिस्थितिक तंत्र है, एक आर्द्र भूमि है, एक घास का मैदान। आर्द्र भूमि क्या होता है, जैसे कि जो दलदल मैदान है, गीला हुआ जमीन हो गया या छिछले तालाब हो गए, ये सब आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स हो गए। आगे अगर इसके ये तो हो गया, इसके पारिस्थितिक तंत्र हो गया। वनस्पति की बात करें तो वर्षा पर आधारित अत्यधिक निर्भर इसमें वनस्पति है जो कम उगते हैं। वनस्पति और जीव की बात करें, पौधों की लगभग 192 प्रजातियां यहाँ पर रहती है। पक्षियों की 262 प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। आरक्षित वनों की बात करें, गैर गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का भी आदेश यहाँ पर दिया गया है। महत्व की बात किया जाए तो भारत में चीते के आखिरी बचे आवासों में से एक के रूप में इसे पहचाना गया है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।